हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस एथिक्स सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स। वेस्टर्न फिलोसफर्स एंड थिंकर्स में जो जॉन रॉल्स हैं ये पोस्ट वर्ल्ड वार सीरीज के सबसे प्रोमिनेंट थिंकर्स में से एक हैं। तो चलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे। इनकी जो थ्योरी है इट वॉज गिवन इन 1971 टू सिक्योर लिबर्टी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस देने के पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है कि सोसाइटी में लिबर्टी एंड जस्टिस दोनों बना रहे। तो भाई ऐसा क्या था कि सोसाइटी में लिबर्टी एंड जस्टिस को खतरा था? तो हम जानते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। वन वॉज लेड बाय यूएसए with capitalist ideology and the second was led by USSR with socialist ideology। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में इंडिविजुअल लिबर्टी पर फोकस होता है। जो पूंजीवादी विचारधारा है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सेंटर में रखती है, जबकि जो समाजवादी विचारधारा है वह सोसाइटी के जस्टिस को सेंटर में रखती है, समाज के न्याय को सेंटर में रखती है। तो अब यहां पर दो ग्रुप आपस में टकरा रहे थे विथ टू आइडेंटिटी और टू आइडियोलॉजी। तो यूएसएसआर लेड सोशलिज्म एंड अमेरिका लेड कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म किसको बढ़ावा दे रहा था? कैपिटलिज्म लिबर्टी को बढ़ावा दे रहा था एंड सोशलिज्म जस्टिस को बढ़ावा दे रहा था। तो अमेरिकन थिंकर्स को लगने लगा कि अगर इसी तरीके से हम टकराए और कहीं गलती से सोशलिज्म आगे लीड कर गया तो हमारी सोसाइटी में जो हम लोगों ने इंडिविजुअल राइट का कंसेप्ट बनाया है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और लोग यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को क्यों अडॉप्ट करेंगे? क्योंकि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या सिक्योर करती है? जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फोकस क्या होता है? इंडिविजुअल लिबर्टी पर, फ्रीडम पर, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे सिक्योर हो सके। तो वेस्टर्न थिंकर्स ने, स्पेशली करके अमेरिकन थिंकर्स ने सोचना शुरू किया कि हम कोई ऐसी काट निकालें, ऐसा कोई तोड़ निकालें जिससे कि हमारे यहाँ लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी सुरक्षित रहे, उसके साथ साथ लोगों के सोशल जस्टिस भी सिक्योर हो जाएं, ताकि हम सोशलिज्म के जो इम्पैक्ट हैं और सोशलिज्म का जो कैप्चर है उससे बच जाएं और हमारी सोसाइटी अपने आप में पूर्ण हो जाए। हमारे यहाँ सोशल जस्टिस एंड इंडिविजुअल लिबर्टी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें। तो इसी को सोचते हुए इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया। अब बात आती है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस जब दे रहे हैं, अब चाहते हैं आप कि जस्टिस आपके यहाँ आए, तो ऐसे में जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है, पूंजीपति ग्रुप है, उस ग्रुप को प्रमोट करने वाले कुछ आइडियोलॉजी को आपको खारिज करना पड़ेगा, उनकी आलोचना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी आइडियोलॉजी हैं जो इंडिविजुअल लिबर्टी को तो प्रमोट करती हैं लेकिन जस्टिस को ध्यान में नहीं रखती हैं। एंड द आइडियोलॉजी वाज यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। एंड हायक का एक कंसेप्ट था डेवलपमेंट वर्सेस जस्टिस, जिसमें हायक ने डेवलपमेंट का सपोर्ट किया था और जस्टिस को इग्नोर किया था। इन्होंने कहा था, हायक कहते हैं कि डेवलपमेंट होना सबसे जरूरी है, डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी में धीरे धीरे जस्टिस आएगी, जस्टिस अगर होने लगेगा तो सोसाइटी में डेवलपमेंट ही नहीं होगा। और इनका एक कंसेप्ट आया था कि मार्केट इकोनॉमी जो है, बाजार की जो अर्थव्यवस्था है, बाजार की अर्थव्यवस्था में जस्टिस सेंटर में होगा ही नहीं। तो जब जस्टिस सेंटर में ही नहीं होगा तो हम उस पर क्यों बात करें? बाजार की अर्थव्यवस्था में हमेशा डेवलपमेंट सेंटर में होता है। दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, ओपन हो रही है और मार्केट दुनिया को लीड कर रहा है, तो मार्केट कभी भी डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। तो जब मार्केट डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा तो हम बेकार में सोशल जस्टिस क्यों चिल्ला रहे हैं? तो इस तरीके से ये सोशल जस्टिस को या जस्टिस के कंसेप्ट को खारिज कर रहे थे कि डेवलपमेंट अपने आप होता चला जाएगा, जस्टिस उसको रोक नहीं सकेगा। और जस्टिस, अगर हम जस्टिस को सेंटर में लेके आएंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो जॉन रॉल्स ने इन दोनों की आलोचना करी, यूटिलिटेरियनिज्म की एंड हायक के डेवलपमेंट वर्सेस जस्टिस, इस कंसेप्ट की भी। ठीक है, और इनकी कोर आइडिया क्या है? इनका कोर आइडिया है जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। अब वो कैसे करते हैं आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाई जस्टिस,
व्हाई वी नीड जस्टिस इन सोसाइटी। इसका आंसर देते हुए ये कहते हैं, ड्यू टू डिफरेंसेस इन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, डिफरेंट राइट्स आर इंजॉयड बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन सोसाइटी। कह रहे हैं कि हमें जस्टिस क्यों चाहिए, क्योंकि देर आर डिफरेंसेस इन सोसाइटी। किस टाइप का डिफरेंस है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का। बहुत सारे लोगों के पास जन्म से ही बहुत सारी एडवांटेज उपलब्ध हैं, जबकि बहुत सारे लोगों के पास जन्म से ही बहुत सारी डिसएडवांटेज उपलब्ध हैं। मतलब कोई रॉयल क्लास में जन्म ले रहा है तो वो बचपन से ही हाई क्वालिटी स्कूल में पढ़ रहा है, और कोई गरीबी में जन्म ले रहा है जिसको आगे डेवलप करने के लिए स्कूल भी जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सोसाइटी में क्या है, डिफरेंसेस है इंडिविजुअल लेवल पर। तो ये डिफरेंस राइट्स में भी दिखता है कि अगर आप हाई क्लास सोसाइटी में हैं तो आपको राइट्स मिलते हैं, लो क्लास सोसाइटी में है तो आपके पास राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो आपका जो सोसाइटी में पोजीशन है उस आधार पर आप सोसाइटी में पावर इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में जो ऊपर के लोग हैं वो ज्यादा पावर एंजॉय करेंगे, जो नीचे के लोग हैं वो कम पावर एंजॉय करेंगे। तो यह क्या हो गया, इनएडुकेट सोसाइटी हो गया, इनइक्वालिटी वाला सोसाइटी हो गया। तो इसको क्या चाहिए, को इक्वालिटी चाहिए, जस्टिस चाहिए। इसीलिए ये कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, क्लास, इन सब के आधार पर क्या होती है, डिवाइड होती है। तो ऐसे में समाज में जस्टिस की जरूरत है, सो दैट द डिसएडवांटेज और लोअर क्लास पीपल विल ऑल्सो एंजॉय द इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। ठीक है, अब इनके इस कंसेप्ट का यूज क्या है फॉर सिविल सर्वेंट्स, टू इंश्योर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोसाइटी में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो जब गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इंप्लीमेंट करते समय वो क्या देखेंगे, सोसाइटी में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल का मतलब अमाउंट इक्वल नहीं, अपॉर्चुनिटी इक्वल, मतलब कि जो गरीब है उसको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, जो अमीर है उसको थोड़ा कम मिलना चाहिए, ताकि दोनों इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड पर एक समान आ सके। ठीक है, जैसे एज पर दियर स्टेटस, जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन दिया गया वो क्या देख के दिया गया, क्योंकि रिजर्वेशन का कंसेप्ट क्या है कि वह सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको अपलिफ्ट करने के लिए है। लेकिन यहां पर जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो तो अपर क्लास को दिया गया है, तो वहां पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है क्या, तो हां, जब से क्लास का इमरजेंस हुआ है इंडियन सोसाइटी में, अपर क्लास लोअर क्लास, तो अब सेंटर में पैसा आ गया है। लोअर क्लास का व्यक्ति अगर पैसे वाला है तो वो अपर क्लास का स्टेटस एंजॉय कर रहा है, लोअर कास्ट का व्यक्ति। लेकिन अगर अपर कास्ट का व्यक्ति है और उसके पास पैसे नहीं है तो वह लोअर क्लास का स्टेटस एंजॉय कर रहा है। तो ऐसे में उनको भी क्या करना चाहिए, जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति कमजोर है, चाहे उसका कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, उसको क्या करना है, अपलिफ्ट करना है। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है, जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार सही है। ठीक है, अगला है, हमने ये जान लिया व्हाई जस्टिस। तो व्हाट इज जस्टिस, तो सबसे पहले ये तो जान लिया हमने कि जस्टिस क्यों चाहिए, फिर अब जानते हैं कि जस्टिस है क्या। तो कहते हैं कि फेयरनेस इज जस्टिस, निष्पक्षता ही न्याय है, और इक्वल बेसिक लिबर्टीज एंड फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज जस्टिस। कहते हैं इक्वल बेसिक लिबर्टीज, सबको जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, वह कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका जन्म किसी भी जाति में हुआ है, धर्म में, क्लास में, रिलीजन में, कहीं भी हुआ है, लेकिन आपके पास जो लिबर्टीज हैं, स्वतंत्रता है, वह सबको एक समान मिलने चाहिए। ठीक है, एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखना, फेयर इक्वालिटी मतलब कि अगर यह करो कि भाई ओपन एग्जाम सबके लिए ओपन है, जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, क्राइटेरिया फिक्स है, जो क्वालिफाई करेगा वो आईएएस बन जाएगा। तो यह क्या हो गया, यह इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो हुआ, लेकिन फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि सोसाइटी में अपर क्लास जो है उसके बच्चे हाई क्लास
कॉलेजेज और इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हुए हैं, उनको हाई क्वालिफाइड, बहुत वेल ट्रेंड टीचर्स ने पढ़ाया है। और गांव के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़े हुए हैं? ग्रामीण स्कूल में, जहां पर कि बेसिक नेसेसिटी भी सफिशिएंट नहीं थी एंड क्वालिटी ऑफ टीचर वर ऑल्सो वेरी वीक देयर। तो ऐसे में वो दोनों में इक्वल कंपटीशन तो नहीं हो सकता ना। दोनों अगर एक ही कंपटीशन में बैठेंगे तो जिनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है वो लीड कर जाएगा। तो ये क्या हुआ? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो हुआ, लेकिन फेयर इक्वालिटी नहीं हुआ। तो फेयर इक्वालिटी कैसे हो जाएगा? कि जो नीचे वाला क्लास है उसको थोड़ा रिजर्वेशन दे दो, थोड़ा रिजर्वेशन दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा? फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस क्या है? जस्टिस इज फेयरनेस। जब इक्वालिटी रहेगी, लेकिन कैसी इक्वालिटी? फेयरनेस के साथ रहेगी, तभी न्याय हो पाएगा सोसाइटी में, तभी जस्टिस हो पाएगी। ठीक है, अब इसको कहते हैं कि एवरी रिच एंड पुअर शुड हैव इक्वल बेसिक राइट्स सच एज लिबर्टी, राइट टू वोट एंड राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस। किसी भी इंडिविजुअल के पास, चाहे उसका क्लास कोई हो, कास्ट कोई हो, रिलीजन कोई हो, उसके पास क्या होना चाहिए? कुछ लिबर्टी तो होने ही चाहिए। जैसे राइट टू वोट, यह तो होना ही चाहिए कंपलसरी। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, और सरकारी पोस्ट में, सरकारी ऑफिसेस में काम करने का अधिकार उसे जरूर मिलना चाहिए। लेकिन यह अधिकार कैसे होना चाहिए? फेयर इक्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने जाना कि व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या है। अब हाउ टू इंश्योर जस्टिस, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्होंने जस्टिस को दो भाग में डिवाइड किया, एक पॉलिटिकल जस्टिस और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में ये कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल शुड एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सभी इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम होना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19। ठीक है, फिर कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल शुड एंजॉय ह्यूमन राइट। बाय बर्थ जो नेचर ने हमें राइट दिया है, वो राइट सभी इंसान को मिलने चाहिए, उस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, सभी इंडिविजुअल को पैसा कमाने, धन रखने का अधिकार होना चाहिए, कोई आकर के उनका संपत्ति छीन न ले। तो ये बात राइट टू प्रॉपर्टी का क्या सिक्योर करती है? कि ये जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो पूंजीवाद विचारधारा है, वह हमेशा इंडिविजुअल के फ्रीडम एंड राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करेगा। तो इनका भी उद्देश्य क्या था? कि लोगों की संपत्ति और लोगों की अभिव्यक्ति दोनों सिक्योर हो सके। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी पर खतरा आ रहा है। खतरा कैसा? सोशलिज्म का खतरा आ रहा है। सोशलिज्म क्या कहता है? कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी, सभी संपत्ति किसकी होगी? सरकार की होगी। ठीक है, कम्युनिटी की होगी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है, और उस कंसेप्ट को लीड कर रहा था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर से रक्षा करनी है वेस्टर्न वैल्यूज की, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें कुछ पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट एंड राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये कहते हैं कि बेसिक लिबर्टीज कुड बी लिमिटेड फॉर द सेक ऑफ लिबर्टी। कहते हैं कि सब लोगों को फ्रीडम सुनिश्चित करने के लिए, सबकी लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए लिबर्टीज पर थोड़ा चेक एंड बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, उस पर थोड़ा सा लिमिटेशंस भी लगाया जा सकता है। मतलब कि आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी है, आप बोलिए, लेकिन बोलते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि बोलते बोलते दूसरे की लिबर्टी को आप हार्म ना कर जाएं, दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना कर जाएं। तो वो एक लिमिट होनी चाहिए। ये बात कहते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होना चाहिए? दूसरे के फ्रीडम का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में ये कहते हैं कि फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट टू रिजर्वेशन, जिसको देकर के हमने अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। ठीक है, फेयर कर दिया। दूसरा कहते हैं ऑफिसेस एंड पोजीशन ओपन टू ऑल। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसेस हैं, जो पोजीशंस हैं, जैसे टू बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सबके लिए ओपन होना चाहिए। कोई भी अपनी कैपेबिलिटीज के साथ उन पोस्ट को होल्ड कर सके, तो ये गेट सबके लिए ओपन होना चाहिए। ठीक है। थर्ड कहते हैं
ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज्ड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स का, तो वो स्कीम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो सबसे लिस्ट एडवांटेज मेंबर हैं सोसाइटी के, उनको ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करते समय सबसे कमजोर वर्गों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है इनका सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। अब आते हैं कि हमने चाहिए क्या क्या, पॉलिटिकल स्तर पर क्या चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक स्तर पर क्या चाहिए, तो देख लिया, लेकिन कैसे चाहिए अब इसको देखते हैं। हाउ टू सिक्योर जस्टिस, तो ये कहते हैं बाय यूजिंग वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन इन डिसीजन मेकिंग। इन ये कंसेप्ट लेकर के आते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस का, कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो कंसेप्ट है यही सोसाइटी में फेयर डिसीजन मेकिंग लेके आएगा और जस्ट सोसाइटी बनाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वेल ऑफ इग्नोरेंस। कहते हैं कि नोबडी नोज हु दे आर एंड व्हाट इज देयर पोजीशन इन सोसाइटी। अब कहते हैं कि डिसीजन लेते समय क्या करना है, आपको जस्टिस कैसे सिक्योर करना है। तो जब आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपका जो डिसीजन है यह सोसाइटी को जस्टिस देगा, तो आपको क्या करना चाहिए, दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आपको यह भूल जाना है कि आप कौन हैं। जब आप याद रखेंगे कि आई एम अ मेल पर्सन और आई एम अ फीमेल पर्सन, तब तक आपका डिसीजन फेयर नहीं होगा, तब तक आप फेयरनेस के साथ नहीं आएंगे। एंड फेयरनेस इज जस्टिस। तो जब फेयरनेस नहीं आएगा तो जस्टिस नहीं होगा। इसीलिए आपको सबसे पहले खुद को भूलना होगा। एंड व्हाट इज देयर पोजीशन इन सोसाइटी, और सोसाइटी में अपने पोजीशन को भी भूलना होगा कि मैं किस कास्ट का हूं, किस पोस्ट पे बैठा हूं, किस पोजीशंस पे हूं, सोसाइटी में मेरा स्टेटस क्या है, मेरा ग्रुप कौन सा है, मेरे जाति वाले क्या हैं, ये सब चीजें भूलना होगा। तभी आप क्या कर पाएंगे, जस्टिस दे पाएंगे। ठीक है, तो वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, इग्नोर करना। किसको, वेल, खुद को इग्नोर करना, खुद के पोजीशन को इग्नोर करना। जैसे एक एग्जांपल है कि सपोज करो पहाड़, एकदम ऊंचे पहाड़ पर कोई रह रहा है, ठीक है, और वह नीचे सोसाइटी में प्लेन्स में क्या चल रहा है उसके बारे में कोई अपडेशन उसके पास नहीं है। न तो उसे अपना पोजीशन पता है सोसाइटी में कि वह सोसाइटी में किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, वो पहाड़ के ऊपर रहता है। अब उसके पास जाके कोई कहता है कि आप एक काम करो, आप नीचे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके लिए कानून बनाना है आपको, तो आप उनके बारे में जो भी कानून बनाओगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप बस उस कानून को बना दो। अब वो क्या करेगा, उसे तो अपना सोसाइटी में पोजीशन नहीं पता है, वो यह भी नहीं जानता है कि मैं किस कास्ट का हूं, किस क्रीड का हूं, तो वो क्या कहेगा कानून बनाते समय, लोगों के पास क्या क्या होने चाहिए भाई, तो राइट टू एजुकेशन तो होने ही चाहिए, ठीक है, और सबके लिए होने चाहिए, बिल्कुल। फिर एजुकेशन हो गया, खाने का भी होना चाहिए, राइट टू फूड होना चाहिए, हाँ होने चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सोसाइटी में गरीब लोग रहते हैं, गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, हाँ होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में गरीबों को प्रायोरिटीज मिलनी चाहिए, हाँ मिलनी चाहिए। तो वो जब स्कीम्स बनाएगा, जबकि वो खुद के अपने पोजीशन के बारे में नहीं जानता है, तो वह कोई भी, मतलब उसके पास कोई प्रजम्पशन नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई भी आधार, इस आधार पर खुद को सोसाइटी के पक्ष में रख करके वो नहीं बना रहा है, तो वह बेस्ट लॉ बनाएगा, क्योंकि वह सबके बारे में सोच करके बनाएगा, न कि अपने और अपने पोजीशन के बारे में सोचेगा, मतलब वह पक्षपात नहीं करेगा। उसी तरीके से जैसे लॉ मेकर यूजिंग लॉज विथ न्यूट्रलिटी एंड एम्पैथी, जो विधि निर्माता है, कानून बनाने वाले, वो क्या करें, विधि बनाते समय न्यूट्रलिटी रखें एंड एम्पैथी रखें, मतलब समानुभूति रखें। किसके साथ, जिनको समानुभूति की जरूरत है, जिनके पास पीड़ा है। तो लॉ बनाते समय जो सोसाइटी के गरीब लोग हैं, जो कि दुख से गुजर रहे हैं, पीड़ा से गुजर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए जब कानून बनाया जाएगा तो वो कानून कैसा होगा, फेयर होगा एंड जस्ट होगा, एंड दैट लॉ विल सिक्योर जस्टिस इन सोसाइटी, ठीक है।
जैसे नारी शक्ति वंदन एक्ट, हम सभी को पता है कि हमारे पार्लियामेंट में women representation are very less, very few. There are only around 9 to 10% women representatives in our parliament. But still, parliament made a law to secure at least 33% participation of women in parliament. And the name of law was नारी शक्ति वंदन एक्ट। नारी शक्ति वंदन एक्ट बनाया किसने? पुरुषों ने, क्योंकि मेजोरिटी वहां पर पुरुषों की है। देयर आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वीमेन आर देयर, तो पुरुषों ने फिर भी बनाया। तो ये क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना करके 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित किया। ये क्या है? ये फेयरनेस है कि एक्ट बनाते समय यह नहीं सोचा कि हम लोग मेल हैं, महिलाएं ज़्यादा आएंगी तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कम होगा, घटेगा, यह नहीं सोचा। सोचा कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये हुआ फेयर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और ये क्या हुआ? यूज ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस, खुद को इग्नोर कर दिया और तब ऐसा एक्ट बन गया है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्राइबल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन वॉज वेरी लेस देयर, जनजातियों का प्रतिनिधित्व हमारे संविधान निर्माण करते समय बहुत कम था। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ट्राइबल राइट रखा, क्योंकि उन्होंने खुद को भुला दिया, ध्यान रखा कि वी आर लॉ मेकर्स नॉट एन इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय सोसाइटी के सबसे कमजोर वर्ग का भी ख्याल रखा गया, ट्राइबल्स का भी ख्याल रखा गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये है वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस के साथ कोई भी एक्ट बनेगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और इससे क्या सिक्योर होगा? सोसाइटी में जस्टिस सिक्योर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझा। अब आते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस ठीक है, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। पहला क्रिटिसिज्म यही है कि जॉन रॉल्स ने नॉन वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू को टोटली इग्नोर किया है। मतलब इन्होंने इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस देने के पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है कि जो हमारे वेस्टर्न वैल्यूज हैं वो सिक्योर किए जा सकें, उन पर कोई अटैक ना हो, और जो नॉन वेस्टर्न वैल्यूज थे उनको इग्नोर किया। जैसे इग्नोरिंग कलेक्टिव राइट्स, इन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल राइट को फोकस में रखा है कि किसी इंडिविजुअल को राइट कैसे मिले, किसी इंडिविजुअल को जस्टिस कैसे मिले, लेकिन कलेक्टिव राइट मतलब सोशल राइट्स के बारे में इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। सोसाइटी के भी तो कुछ राइट्स होते हैं, सोसाइटी को राइट होना चाहिए ना कि सोसाइटी अपने अंदर रहने वाले लोगों को कंट्रोल कर सके, वो ऐसा कुछ ना करे कि सोसाइटी में हार्मनी खराब हो। तो अगर कोई सोसाइटी में हार्मनी खराब कर रहा है, सोसाइटी को परेशान कर रहा है, दारू पीकर के रोज बाहर चिल्ला रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो ऐसे में सोसाइटी को उस व्यक्ति को पनिशमेंट करने का राइट होना चाहिए। लेकिन इस बारे में जॉन रॉल्स बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स को ही सेंटर में रख रहे हैं। ड्यूटीज के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, ये सिर्फ राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ राइट्स अगर होगा तो क्या होगा लोगों का कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगी। ऐसे में ड्यूटीज भी तो होने चाहिए कि आपको अपने राइट को ड्यूटीफुली एंजॉय करना चाहिए, दूसरे के राइट को रिस्पेक्ट करते हुए एंजॉय करना है। तो वो जो राइट टू रिस्पेक्ट है वो ड्यूटी है, और वो इनके थ्योरी में मिसिंग है कि आपके मौलिक कर्तव्य भी हैं, कर्तव्य का भी पालन करिए, सिर्फ मौलिक अधिकार एंजॉय मत करिए। तो ड्यूटी को इग्नोर किया है। स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी बेस्ड नोशंस इन्होंने पूरा इग्नोर किए हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं जो कि अपना खुद का सिद्धांत बना के रखती हैं। हर समाज का अपना एक नियम होता है, बहुत सारे धार्मिक समाज होते हैं, रिलीजियस सोसाइटी होती है, उसके अपने नियम कानून होते हैं। इन्होंने उस सब को इग्नोर किया है, तो ये गलत है। जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता एंड धर्मा का कंसेप्ट है। हमारे यहाँ भगवत गीता कहती है कि इंसान को क्या होना है? धार्मिक होना है। धार्मिक का मतलब क्या? धारयते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसका अनुपालन करना है। मतलब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डू द राइट थिंग्स, इट इज धर्मा। तो
भगवत गीता का कंसेप्ट है कि धर्म को धारण करो, मतलब धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो हमारी सोसाइटी में राइट के ऊपर ड्यूटीज को रखा गया है कि आप अपने कर्तव्य को करो और तब अपने अधिकारों के बारे में सोचो। पहले ही अधिकार नहीं, पहले कर्तव्य। पहले काम करो तब फल की बात करो, पहले ही फल चाहिए ऐसा नहीं। तो हमारी सोसाइटी क्या है? हमारी सोसाइटी पहले ड्यूटी पर फोकस करती है। डू योर ड्यूटी फर्स्ट, देन सीक द अपॉर्चुनिटी और देन सीक द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इन बातों को वो इग्नोर करते हैं। सेकंड, इग्नोर्स ग्लोबल इनजस्टिस और हिस्टोरिकल इनजस्टिस। जैसे कॉलोनाइजेशन ने क्या किया? इंडिया को लूट लिया, इंडिया की पूरी इकोनॉमी को लूट के लेके चले गए, इंडिया को सोशली मोरली हर तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे में दो अलग अलग सोसाइटी बन गई। एक वेस्टर्न सोसाइटी जो कि ऑन द बेसिस ऑफ लूट दे एस्टेब्लिश देयर एम्पायर, एंड एक ईस्टर्न सोसाइटी और रिमेनिंग वर्ल्ड जिनको कि खूब लूटा गया। तो वो दोनों सोसाइटी के लिए एक ही कदम कैसे होंगे? नहीं चल सकते ना। जहां पर खूब पैसा है, जहां पर सब कुछ सिक्योर है, उस सोसाइटी में सबको इंडिविजुअल राइट खूब मिले तो वो इंजॉय करेंगे क्योंकि उनके पास पैसे हैं इंजॉय करने के लिए। लेकिन जिस सोसाइटी में पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड हैं, उन सोसाइटी में सबको अगर फंडामेंटल राइट इक्वल दे दिया गया कि तुम कुछ भी कर सकते हो वेस्टर्न वैल्यू के अनुसार और ड्यूटी तुम्हारी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? फिर उस देश में अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट होगी? नहीं होगी। उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही रुक जाएगा क्योंकि सभी लोग कहेंगे कि नहीं, काम नहीं करना मेरा फंडामेंटल राइट है, तो काम नहीं होगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए? जिस सोसाइटी में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उस सोसाइटी में फंडामेंटल ड्यूटीज भी ध्यान रखने हैं। लोगों को सरकार या शासन फोर्स कर सके टू डू योर ड्यूटी, ताकि अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके, पैसा आ सके। तब पैसा आने के बाद जब सबके पास इक्वल स्टेटस हो जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा, तब उनके बाद कहो हाँ अब तुम्हें भी फंडामेंटल राइट सबको इक्वल होना चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट नहीं कर लेते तब तक हम उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो ऐसे में हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ है, इस बात को इन्होंने इग्नोर किया कि ईस्टर्न सोसाइटी जहां पर जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको इनके अकॉर्डिंग जस्टिस मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। थर्ड, इनएडुकेट अटेंशन टू मेरिट। इन्होंने मेरिट पर सफिशिएंट ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि सबको क्या करो, फेयर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। लेकिन कुछ लोगों में जन्मजात गुण होते हैं, विशेषज्ञता होती है, ठीक है, इमोशनल क्वोशेंट होता है, और कुछ लोगों में हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है। तो ऐसे लोग जो कि बाय बर्थ स्पेशल क्वालिटीज के साथ पैदा हुए हैं, और कुछ लोग जिन्होंने कि खूब हार्ड वर्क किया है, वो तो सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी में लीड कर ही जाएंगे। तो वो जब लीड करेंगे तो वो अपना एक अलग क्लास तो बना ही लेंगे। तो वो इक्वालिटी जो कि ये इमेजिनेशन वाली दुनिया में रहने की सबको इक्वल हो जाएगा, वो पॉसिबल है क्या? रियल वर्ल्ड में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी क्वालिटीज अलग अलग हैं और सबको उनकी क्वालिटीज के अनुसार चीजें मिल पाना भी रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यह सबके लिए फेयर जस्टिस क्रिएट नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है टू आइडियलिस्टिक, बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक हो गई है, एंड नॉट प्रैक्टिकल इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इनके कंसेप्ट का क्या है, क्रिटिसिज्म है। तो जॉन रॉल्स के जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा, सारे डायमेंशंस मैंने लगभग एक्सप्लोर कर दिए। और एक बात तो मैं प्रॉमिस के साथ कर सकता हूं कि अगर इस एथिक्स सीरीज को आप लोगों ने ईमानदारी से देख लिया तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो और स्टेट कमीशन, जहां पर भी एथिक्स है वहां पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इट इज माई प्रॉमिस बिकॉज आई हैव सीन द कंटेंट अवेलेबल इन द सोसाइटी और इन सोशल मीडिया, और टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं भी मुझे पता है। और मैंने बार बार मेंस देख करके खुद भी बार बार मेंस देख करके मैंने एक्सप्लोर किया है कि चीज़ें लैग कहाँ कर रही हैं, उसी लैगनेस को मैं फुलफिल कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें जो मैं फुलफिल कर रहा हूँ आप लोगों को ग्रैब करनी चाहिए, ठीक है।
साथ ही अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, उसमें जाकर के आप डेली इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो लास्ट में आते हैं इनके कुछ कोटेशंस पे, जो कि आप एथिक्स एंड एसे और बाकी जगह पर भी यूज कर सकते हैं। ये कहते हैं जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए जस्टिस क्या है, फर्स्ट वर्च्यू है, पहला सद्गुण ही वही है। किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन में जो सबसे पहला गुण होना चाहिए वो क्या गुण होना चाहिए, जस्टिस का गुण होना चाहिए। ठीक है, एंड द सेकेंड इज कि इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज्ड टू बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज्ड। कहते हैं कि इनइक्वालिटी को ऐसे अरेंज किया जाना चाहिए कि वह सोसाइटी के सबसे लिस्ट, सबसे कमजोर लोगों को हेल्प करे। ठीक है, तो ये दो इनके फेमस कोट्स हैं, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।